स्वागत दोस्तों आपका शार पैक एजुकेशन में। MGP 7 को हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन टिहरी बांध, आइए समझते हैं इसमें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल शार पैक एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी टिहरी बांध। अब इसमें हम लोग को मेनली समझना है कि भारत में बांध निर्माण में सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभावों को ज्ञात करिए। यानी कि हम लोग को बांध निर्माण में क्या सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव आता है, इसको समझना है। बांध निर्माण आप जानते हैं, किसी भी नदी, उद्गम नदी को रोककर उसके एक स्थान पर जल भराव किया जाता है और फिर उसको ऊंचे से नीचे की ओर पानी को छोड़ा जाता है और उसमें बीच में टरबाइन लगा दी जाती है, जिसके पंखे पे वो पानी तेज से गिरता है और पंखा रोटेट होता है और डायनेमो की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बिजली उत्पाद की जाती है। तो इसी को आइए समझते हैं कि अब ये बांध निर्माण में क्या समस्याएं आती हैं, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी, और क्या कैसे प्रभावित होता है। यद्यपि भारत में बांध का निर्माण अंग्रेजी शासन के दौरान से प्रारंभ हुआ, परंतु तेजी से इसकी वृद्धि आज़ादी के पश्चात देखने को मिली। यानी कि इसमें तेजी से बांध का निर्माण आज़ादी के बाद से देखने को मिला। वस्तुतः भारत का स्वतंत्रता के पश्चात बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बांधों का निर्माण कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। प्रारंभिक में प्रगति का यह स्मारक कहा गया है। उस समय कई प्रसिद्ध बांध जैसे हीराकुंड, दामोदर, भाखड़ा, नागर बांध बनाए गए हैं। ये कई दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुए, परंतु इनसे कई हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, प्रगति का स्मारक कहे जाते हैं और इसके अंतर्गत कई सारे बांध बनाए गए। और बांध से क्या होता है, कई सारी दृष्टियों से लाभकारी होता है। इससे सिंचाई के लिए जल मुहैया होता है, बिजली मुहैया होता है। तो बिजली का अगर उत्पादन होता है तो बहुत सारी चीज़ें बिजली द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब इसमें समझते हैं क्या क्या हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला है कृषि भूमि का नष्ट होना। इससे कृषि भूमि नष्ट हो जाती है, भूमि की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, कि जो लवणीय परतदार होता है उसका परिवर्तन होता है। आगे समझते हैं, बांध और जलाशय के निर्माण के लिए लोगों का प्रवासन होता है। यानी कि लोगों को अब बांध जल निर्माण के लिए, जलाशय के निर्माण के लिए लोगों की भूमि को लेकर उनको दूसरी जगह भूमि में शिफ्ट किया जाता है। तो एक माइग्रेशन वाली स्थिति शुरू का प्रभाव देखने को मिलता है। लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में विकृत एवं अवस्था देखने को मिलती है। यानी कि जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन होता है, जहाँ वो पहले से रह रहे होते हैं, उसमें एक चेंज देखने को मिलता है और एक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। भूकंप से भूमि का विनाश, पेयजल की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है परियोजना चलाने के लिए। और राष्ट्रीय निगम, उद्योग, अभिजात वर्ग, राजनीतिक वर्ग आदि लाभार्थियों की कमियों का खुलासा हुआ है। आगे समझते हैं, भारत में बांध निर्माण में सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं समझते हैं इसमें। बड़े बांध के निर्माण के लिए यहाँ के आसपास लोगों की जमीन ले ली जाती है और उन्हें दूसरे स्थान पर भूमि दे दी जाती है। फलस्वरूप उनकी जो आजीविका होती है वो प्रभावित हो रही है। यानी कि जहाँ वो पहले से ही जिस इस एरिया में रह रहे होते हैं, वहाँ अपना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग करके अपना जीविका चला रहे होते हैं। अब उनको वहाँ से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर जब उनको भूमि दी जाती है तो उनकी जीविका को चलाने में भी और जीविका को आसपास लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है। बड़े बांध लोगों को विरासत में प्राप्त हुई उनकी व्यक्तिगत स्वामित्व और भूमि संबंधी लोगों के प्रेम, लगाव, भावनाओं को नष्ट करता है और उनका जीवन उजड़ सा आता है। यानी कि जो उनको एक पुरखों से जो उनको भूमि जो वहाँ पे मिली रहती है, वो अब भूमि पर जब बांध बन जाता है तो एक उनका जो प्रेम और उनका जो लगाव होता है और के आसपास लोगों का, वो सब एक उसका नष्ट होते हुए दिखाई देता है, उनका जीवन उजड़ने सा लगता है। आगे समझते हैं, विस्थापित लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा भी विस्थापित हो जाता है। यानी कि जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा है वो भी विस्थापित हो जाता है। वे अपने देश में ही अनजान और अपरिचित हो जाते हैं और जो अन्य और नई संस्कृति होती है वो आत्मसात करना उनके लिए सरल नहीं हो पाता है, जिसके लिए वो अधिक संवेदनशील और ईर्ष्यालु समुदाय बन जाते हैं। यानी कि अब जिस अलग समुदाय में वो जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को आत्मसात करने यानी आत्म में धारण करने की उनकी जो सरलता से वो नहीं कर पाते हैं, इससे वह एक ईर्ष्यालु और एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो स्थापित लोगों को अपनी भूमि में इतना लगाव होता है कि वो सरकार से प्राप्त धनराशि को लेना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा वो उनको कोई इच्छा नहीं करते हैं कि उनको वहीं रहने दें और उनको कोई इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार विस्थापित होने के लिए उनकी मानसिकता भी बिगड़ जाती है। यानी कि एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। पुनर्वास से महिलाओं को भारी धक्का होता है। महिलाएं और बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे देर समय तक और सबसे ज़्यादा समाज में वही रहते हैं, क्योंकि मर्द जो होते हैं वो सब कमाई के लिए, आजीविका के लिए बाहर चले जाते हैं और सबसे ज़्यादा घर में और समाज में महिला और बच्चा ही रहते हैं। तो इन लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत बड़े समझौते इन लोगों को करने पड़ते हैं। बस्ती के लोग अलग रहकर नए सामंजस्य की खोज इनको
करनी पड़ती है, यानी कि अपनी बस्ती में लोगों से अलग रहकर उनको नए सामंजस्य यानी कि नई एडजस्टमेंट की खोज करनी पड़ती है। महिलाओं के समान बच्चे भी विस्थापन का गहरा असर पड़ता है। विस्थापित किए जाने वाले बच्चों का भी अपने समाज और सांस्कृतिक जीवन से निर्मूल हो जाते हैं। उनको दूसरे स्थान पर अजनबी की भूमिका से देखना पड़ता है, यानी अजनबी की भूमिका निभानी पड़ती है। अब चूँकि जब नए जगह जाते हैं तो वहाँ वो अजनबी की भांति होते हैं और वहाँ के लोग उनको संकोच वाली दृष्टि से यानी अलग दृष्टि से देखते हैं। दूसरे स्थान पर पुनर्वास के बाद विस्थापित समुदाय को घुसपैठिए के रूप में देखा जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और इसी को उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि जो माइग्रेट लोग जो नए स्थान पर आते हैं वहाँ पे पहले रहने वाले लोग उनको एक घुसपैठिए की दृष्टि से देखते हैं, तो एक वो अपना सही से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। गोल्डस्मिथ और हिलियार्ड ने निम्नलिखित शब्दों में संबंध में कहा है कि आदिवासियों पर क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा अप्रसन्नता दिखाई जाती है, यानी वो उतना खुश नहीं होते हैं। आगे आसपास लोग भूमि विवाद का बहुत बड़ी गुंजाइश होती है और हिंसात्मक लहर भी देखने को मिलती है, यानी कि ये सभी सब क्या है, निगेटिव फैक्टर हैं। अगला है इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको समझते हैं, इसका विस्तार से आपको चर्चा करनी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अब जो बांध विकास के लिए जो विरुद्ध आंदोलन हम लोगों ने पिछले पढ़ा, उसका जो एक प्रमुख एग्जाम्पल है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन है। इसको आइए समझते हैं, इससे कारण और प्रभावित लोगों ने न्याय सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर धर्म युद्ध किया था। समझते हैं क्या धर्म युद्ध था। नर्मदा घाट नदी के भौगोलिक स्थिति को पहले समझते हैं। नर्मदा गंगा के समान एक पवित्र नदी है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। अद्भुत विलक्षणीय सुंदरता से संपूर्ण विश्व की नदियों में इसका प्रमुख स्थान है। यह मध्य प्रदेश के शाहडोला जिले से अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर या बहकर अरब सागर में अपना जल छोड़ती है। यह कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों से, गुजरात से भी निकलती है। इसके मार्ग में हरे भरे वन, पर्वत, कृषि क्षेत्र, चट्टानें, कंकीली घाटियां से होते हुए अरब सागर तक 1317 किलोमीटर रास्ता या तय करती है। इसके लगभग 41 सहायक नदियां हैं जो तीनों ओर से सतपुड़ा, विंध्य, मैकालू पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई हैं। अंत में चौथे और अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा घाटी प्राकृतिक संसाधनों से क्या है, संपन्न है। घाटी में प्रायः कई गांव हैं जिसमें से विशेष भील, गोंड, बैगास जनजातियां अन्य लोग निवास करते हैं। जो इनका प्रमुख पेशा क्या है, कृषि है, यानी कृषि पे लोग डिपेंड करते हैं आजीविका के तौर पर, और मुख्यतः या प्रत्यक्ष तौर पर नदी पर ये डिपेंड करते हैं, यानी कि नदी पे कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो इनके आजीविका और साथ साथ जिंदगी जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। समझते हैं इसमें आगे। नर्मदा घाटी विकास परियोजना, नर्मदा आंदोलन के मुख्य कारण नर्मदा घाटी विकास परियोजना है। वस्तुतः यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यहाँ सिंचाई के साधन का अभाव है। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ उपयोग नहीं किया जाता तथा जल विद्युत भी उत्पन्न नहीं किया जाता, यानी कि बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है और सिंचाई के लिए साधन का अभाव था। उद्योग, शहरी विकास, कृषि उत्पादन, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, शैक्षिक, बैंकिंग सुविधाओं, सेवा का भी अभाव था। तो इसलिए यहाँ पर जो बांध निर्माण, यहाँ विकास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिससे यहाँ पे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया किया जा सके। आगे समझते हैं, ऐसे में परियोजना का विकास करना आवश्यक था। परियोजना से संबंधित मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, क्या क्या हैं। यद्यपि योजनाओं की संकल्पना 1946 में की गई थी, परंतु नदी के पानी में पड़ने वाले राज्य जल उपयोग, संचित किए जाने वाले क्षेत्र जल बंटवारे को लेकर विवाद में उलझे रहे थे। लेकिन अंत में जल विवाद न्यायाधिकरण NWDT ने नर्मदा पर परियोजना करने का अनुमति दे दी थी। मास्टर प्लान के अनुसार परियोजना की निम्नलिखित बातें शामिल थी। इसमें 30 बड़े बांध बनेंगे, मुख्य नदी पर 10 और सहायक नदी पर 20। 5 जल विद्युत स्कीम थी, 6 परियोजना स्कीम थी, 19 सिंचाई स्कीम थी, 135 मध्य स्कीम थी और 3000 लघु सिंचाई स्कीम इसमें इसके अंतर्गत आती थी। इस समय परियोजना की लागत अनुमान 18,000 करोड़ रुपए लगाई गई थी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक यानी IBRD के विश्व बैंक की सहायता से मांगा गया। इससे निम्नलिखित लाभों की संभावना व्यक्त की गई थी। क्या क्या लाभ इससे हो सकते थे इस कर्ज के बदले। 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई और मुहैया की जाती थी। 2700 मेगावाट बिजली उत्पादन हो सकता था और 1 करोड़ लोगों को लगभग लाभ मिल सकता था। इसलिए इसका विकास करना अत्यंत आवश्यक था। इसके अलावा परियोजना में रोजगार देने, बाढ़ रोकने, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति करने, पर्यटन को बढ़ावा देने का भी आश्वासन इसके अंतर्गत किया गया था। अब आंदोलन की आइए समझते हैं पृष्ठभूमि क्या थी। परियोजना के निर्माण में अनेक कमियां थी, जिन्होंने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। कमियां निम्नलिखित थी। परियोजना का निर्माण क्रियान्वयन सावधानी पूर्वक नहीं किया गया। ऐसे करने से प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर विनाश और
वन कृषि भूमि पर बड़े क्षेत्र का जल में डूबने का डर शामिल था। यानी एक और इसका जो वास्तविक में जो इसका क्रियान्वयन है, निर्माण का, उसमें सावधानी पूर्वक नहीं किया गया। इससे जो प्राकृतिक संसाधन है इसका बड़ी मात्रा पे दोहन किया गया, विनाश किया गया, और जो वन और कृषि भूमि है वो जलमग्न होने का उसका सबसे बड़ा डर था, क्योंकि बहुत बड़े वाइड एरिया में बांध बनता है और कहीं भी फेलियर होगा तो पूरी एरिया पे वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। नर्मदा घाटी का क्षेत्र भूकंप क्षेत्र था, इसलिए बांध को भूकंप से गंभीर क्षति को खतरा था। यानी कभी भी भूकंप आने से बांध टूटकर वहां पर भूमि पर बाढ़ आने का खतरा था। 15,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि जलमग्न क्षेत्र और लगभग 3,50,000 हेक्टेयर भूमि बाढ़ के क्षेत्र में आती थी। इन दोनों खतरों से लोगों के प्रवासन की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। यानी कि जो भूमि बाढ़ के क्षेत्र जो आते थे, लगभग कितनी 3,50,000 हेक्टेयर भूमि बाढ़ के क्षेत्र में आती थी, यानी बाढ़ आने की उसमें संभावना रहती थी। और इससे जो लोगों को माइग्रेट करने की समस्या, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी तो लोगों को वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए और भी ज़्यादा लोगों को वहाँ से माइग्रेट होने की यानी कि प्रवासन होने की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। मतलब ये सब एक फेलियर की बात हो रही है। अगर ऐसा हो सकता है, यानी कहीं भी अगर अचूक देखने को मिलती तो इससे दिक्कतें और भी ज़्यादा व्यापक रूप ले सकती। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने विस्थापित लोगों को अपनी भूमि के बदले कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें पर्याप्त पुनर्वास अनुमान, बुनियादी सुविधाएं जैसे कि आवास स्थान, बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चिकित्सालय, परिवहन सुविधाएं की व्यवस्था थी। यानी कि उसके विस्थापन के बदले, यानी कि आप इस भूमि के बदले जब कहीं और भूमि लेंगे तो आपको पूरी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इनको पूरा करना मुश्किल हो रहा था। तो ये भी एक समस्या के रूप में देखा जा रहा था। विस्थापितों के लिए दिशा निर्देश में भूमि प्रावधान नहीं किया गया था प्राप्ति का, और उन्हें जो पुनर्वास राशि जो मिली थी उसी से ही उनको नई भूमि प्राप्त करनी थी। पुनर्वास से नए ग्राम में बेरोजगारी और आय के साधन की समस्या आती थी। इस प्रकार विस्थापितों को सुरक्षित भविष्य की आशा नहीं थी, इसलिए अपने अधिकारों की मांग करने और न्याय प्राप्त के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्होंने किया। तो ये सभी मुख्यतः समस्याएं थी नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। आई होप आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए समझते हैं टिहरी बांध परियोजना। अब इनको हम समझते हैं ये कौन सी बांध परियोजना थी। बचाओ आंदोलन टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध किया गया था। ये टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, और किस जगह पर, टिहरी नामक शहर पर या स्थित है। 1949 में टिहरी बांध परियोजना की संकल्पना की गई थी। इसे विश्व के सबसे ऊंचे बांध में से एक माना गया। बांध स्थल की कई कमियां को लेकर टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए थे। आंदोलन की पृष्ठभूमि इसकी तैयार की गई, ये कमियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की परियोजना रिपोर्ट 1969 में ये बताया गया कि बांध के तल के साथ लगभग 20 मीटर का चौड़ा फॉल्ट यानी भ्रश विद्यमान है, और इस फॉल्ट का उपचार बहुत ही महंगा है। तो ये एक तरह की एक समस्या पहली देखने को मिली। अगला है टेरी शहर के निकट भागीरथी और भिलांगना नदी के मध्य क्षेत्र उच्च भूकंपीय है, यानी यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। यहाँ भूकंप रेक्टर स्केल 7 बिंदु तक पहुंच सकता है, इसलिए इस बांध को टूटने और भी ज्यादा समस्या का व्यापक रूप लेने की डर था। टिहरी आंदोलन के अध्यक्ष के अनुसार भागीरथी नदी अपक्षणीय मार्ग के अनुसरण करती है। बांध स्थल पर नींव के कमजोर रूपांतरित संरचनाएं हैं। इसके नदी घाटी मार्ग में स्लेट पत्थर मिलते हैं जो बहुत अधिक अपक्षरण होते हैं, यानी ये भी एक समस्या देखने को मिली। और बांध के प्रस्तावित स्थान में अत्यधिक विकृत चट्टानें हैं जो झील की 2.62 मिलियन एकड़ फीट पानी को सहन करने की क्षमता नहीं रखते, जिससे बांध को और भी ज़्यादा टूटने की दिक्कतें सामने देखने को मिल सकती हैं। तो ये सभी टिहरी बांध परियोजनाएं के अंतर्गत समस्याएं थी। आगे इसमें समझते हैं विजय प्रांजपे ने बांध के कमजोर ऐतिहासिक पक्ष को उजागर किया। क्या क्या? जैसे कि बांध की ऊंचाई 2605 मीटर है, जो विश्व के 5 ऊंचे बांधों में से एक है। इसमें 3.22 मिलियन क्यूबिक जल इतना ग्रहण करने की क्षमता आते हैं। जलाशय भागीरथी घाटी के 45 किलोमीटर तक और भांगला घाटी के 25 किलोमीटर तक और 42.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र में फैलेगा, यानी कि इतना बड़ा जलाशय का क्या होगा, टोटल एरिया होगा। जलाशय से 2,70,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होने, 346 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होने की आशा की गई थी। टिहरी बांध में पावर हाउस में लगाए गए जो टरबाइन है, इसकी तो क्षमता 1,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की है। तो साथ ही साथ
इतने मेगावाट जल उद्धित करने के साथ ही साथ 400 मेगावाट अधिक और उत्पादन करने की इसकी क्षमता स्थापित होगी। यानी कि नॉर्मली तो 346 मेगावाट जल विद्युत दे ही रहा है, साथ ही साथ और विकास के साथ इसमें 400 और मेगावाट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टेहरी बांध में दिल्ली में 500 क्यूसेक पेयजल की आपूर्ति होने की आशा है, यानी पेयजल की सुविधा भी मुहैया हो सकती है। बांध की टेहरी शहर में उसके निकटवर्ती गांवों के पूरी तरह 72 अन्य ग्रामों में आंशिक रूप से लगभग 5200 हेक्टेयर भूमि को जलमग्न यह करेगा, जिसकी 1600 हेक्टेयर में खेती की जाती है। ये सब जलाशय में खो जाएंगे। अंत में बांध के कारण 58,600 लोगों को विस्थापित किया जाएगा या हो जाएंगे। यानी कि कृषि क्षेत्र को भी यह ढक लेगा, वहां पे जलमग्न हो जाएगा, जिससे कितने लोग प्रभावित होंगे? 58,600 लोग प्रभावित होंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आगे समझते हैं बांध निर्माण का विरोध। क्यों भैया विरोध किया गया? बांध निर्माण के विरोध के विभिन्न मुद्दे हैं जिनको प्रारंभ से ही लोग उठा रहे हैं। ये मुद्दे ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? स्थानीय लोग भागीरथी नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसकी पवित्रता कायम रखने के लिए बांध निर्माण का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। स्थानीय लोग इस बात को अच्छी तरह से परिचित है कि विकास परियोजनाएं और प्राकृतिक संकट जैसी भूकंप के कारण उनकी पर्याप्त हानि हो सकती है और उनका विस्थापन हो सकता है। यानी कि कहीं भी फॉल्ट हुआ तो बांध टूटने से वहां पर बाढ़ आ जाएगी, जिससे उनको विस्थापन होने की समस्या देखने को मिल सकती है। यानी एक तो वो माइग्रेट भी है, ऊपर से बांध भी अभी सही से काम ना करे, तो ये डबल समस्या सामने देखने का डर था। क्षेत्र के लोगों के विरोध के बावजूद सरकार ने बांध निर्माण की अनुमति दे दी। ऐसी स्थिति में आजीविका अधिकार की मांग के लिए 35 ग्राम सभाओं स्थानीय लोगों ने टेहरी विरोध संघर्ष समिति यानी TVVSS का स्थापना की। इस समिति में सभी वर्ग आयु समुदाय के लोग सम्मिलित थे, जो सामूहिक रूप से विरोध और सत्याग्रह करना इन्होंने आरंभ किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने टेहरी बांध के पर्यावरण प्रभाव की जांच करने, यानी पर्यावरणीय प्रभाव का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए कार्यदल बनाया। इस कार्यदल ने बांध के निकट जो फॉल्ट यानी जो पहले भ्रंश की बात की थी उसका लगातार मॉनिटरिंग करना, अनुकूल नियंत्रण उपाय के लिए भूकंपीय मॉनिटरिंग करना, यानी कि सही सब कुछ सम्मिलित रहे इसलिए भूकंप का भी मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ जलग्रहण क्षेत्र की विस्तृत मानचित्र बनाना, यानी कितना ये जलग्रहण किया है उसका प्रॉपर मैप पे दर्शाना, ये सभी कार्य इसमें सम्मिलित किए गए, यानी सरकार ने इस पे कार्य किया। तो इस सभी को देखते हुए टेहरी बांध बनाया गया और फिर इस तरह से कार्य हुए। तो आज हमारे लेक्चर इतना ही रखते हैं। आई होप इसमें आप दोनों आंदोलन को अच्छी वाली बातें समझ लिए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुभ दिन, धन्यवाद।